Hello, soon to be chartered accountants. Hope you all are doing absolutely amazing. तो गाइस FR जिसको कुछ बच्चे प्यार से ग्रुप 3 भी बुलाते हैं, उसके अंदर हमारी क्या प्रिपरेशन की अप्रोच रहनी चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी में फॉलो करनी चाहिए, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. जितने भी बच्चों के जेन्युइन डाउट्स रहते हैं, जो मेरी भी प्रिपरेशन स्टार्ट करने के टाइम पे थे और भी स्टूडेंट्स के रहते हैं, टेलीग्राम ग्रुप के भी जो स्टूडेंट्स हैं वो भी सेम ही डाउट पूछते हैं. So we'll try to address almost every genuine doubt that a student has. So this video might get a little long. Make sure you stay tuned till the very end of the video. Apologies for like uploading this video a little late. मुझे काफ़ी बच्चों के रिक्वेस्ट आए थे वीडियो अपलोड करने के लिए. I wanted to upload it the last week itself, but I wasn't keeping well and इसलिए मैं शूट नहीं कर पाया. अभी भी मेरा आवाज़ अगर किसी को ख़राब लग रहा हो, सोर थ्रोट लग रहा हो, तो जस्ट प्लीज़ एक्सक्यूज़ दैट. ठीक है गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड. तो फॉर द सिंप्लिसिटी वील डिवाइड द एंटायर वीडियो इनटू 3 पार्ट्स. दोस्त, सबसे पहले वील डिस्कस कि ICAI के क्वेश्चंस का सोर्स क्या रहता है, कौन सा मटेरियल में से ICAI क्वेश्चंस पूछता है, क्या चीज़ें ऐसे ICAI करता है ताकि पेपर का लेवल बढ़ा सके. दैट वील डिस्कस फर्स्ट. क्यों दोस्त? क्योंकि दोस्त जंग के लिए प्रिपेयर कैसे करना है उससे पहले ये भी तो पता होना चाहिए कि जंग लड़ने किसके खिलाफ वाले हो. ठीक है. नेक्स्ट वील डिस्कस कि तुम्हें जंग में कौन से वेपन्स लेके जाने हैं, मतलब व्हाट आर द थिंग्स दैट आई बिलीव आर एट मोस्ट क्रूशियल टू गेट अ हाई स्कोर इन FR. ठीक है. एंड लास्टली we'll discuss कि जंग के लिए वेपन्स डेवलप करने कैसे हैं. दैट मीन्स what is the detailed 3 revision plan, जिसके अंदर we'll discuss almost all the questions that you might be having. You can pause and see कि हम क्या क्या टॉपिक्स इसके अंदर कवर करने वाले हैं. ठीक है गाइस. सो दोस्त, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट टॉपिक. दोस्त, एक तो तुम्हारा एग्जाम के अंदर जो FR के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं वो मेजरली कैसे बनते हैं. ऐसे ही क्या करता है, जिसका खुद का क्वेश्चन बैंक है. क्वेश्चन बैंक मतलब उसका RTPs, MTPs, पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स, उसका खुद का स्टडी मैट के अंदर भी टेस्ट और नॉलेज, इलस्ट्रेशंस, एग्जाम्पल एंड अभी जो प्रैक्टिस क्वेश्चन उसने इंट्रोड्यूस करें नए मॉड्यूल्स के अंदर, वो सब दिस कॉन्स्टिट्यूट्स ICAI का खुद का क्वेश्चन बैंक. ICAI अपने क्वेश्चन बैंक का कोई क्वेश्चन उठाएगा, उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस करेगा, कुछ तड़का लगाएगा, मसाले लगाएगा, एंड देन तुम्हारे क्वेश्चन एग्जाम का क्वेश्चन रेडी हो जाएगा. मेजरली जो क्वेश्चन ICAI बनाता है वो इसी तरीके से बनाता है, तुम्हारे मेजर क्वेश्चन इसी तरीके से आते हैं. अब वो मॉडिफिकेशंस, तड़का मसाला क्या होता है वो भी अपन जस्ट अभी डिस्कस कर ही रहे हैं. तो दोस्त, कैसे पेपर डिफिकल्ट बन जाता है FR का, यहाँ ICAI बनाता है, वो भी डिस्कस करते हैं. तो देख, जो लेफ्ट साइड पर जो चीज़ें लिखी हुई हैं, दीज आर द थिंग्स जो ICAI टेक्निक्स यूज़ करता है. राइट साइड पे इनकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है कि कितना फ्रीक्वेंटली ICAI इन टेक्निक्स को यूज़ करता है. ठीक है. सबसे पहली चीज़, पेपर FR का लेंदी बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगता है FR का पेपर. लेंदी इस वजह से भी हो सकता है हमारे लिए क्योंकि दिस इज आवर फर्स्ट पेपर, FR पहला पेपर होता है. वी टेंड टू बी मोर कॉशियस इन अटेम्प्टिंग द क्वेश्चंस इन दिस. इस वजह से भी लेंदी लगता है बच्चों को, बट जनरली भी अदरवाइज भी पेपर लेंदी सभी स्टूडेंट्स को यूनानिमसली FR का पेपर लेंदी लगता है. मेरा खुद का पेपर बहुत लेंदी था यार. मेरा 90 मार्क्स का पेपर अटैम्प्ट हो पाया था. एंड एग्जाम हॉल के बाहर भी मैं जितने स्टूडेंट्स से बात कर रहा था, सबका सब यही कह रहे थे कि 65, 70, 75 मार्क्स का ही अटैम्प्ट हुआ है, उसके ऊपर गए ही नहीं है. दिस इज कॉमन प्रॉब्लम. तो दिस इज इन ऑल पेपर्स FR वुड लुक लेंदी ओनली. ठीक है. सेकेंड थिंग, मिक्सिंग एडजस्टमेंट ऑफ डिफरेंट क्वेश्चन. ऐसे क्या करता है, एक एग्जाम्पल का एक छोटा सा एग्जाम्पल उठाया, उसको किसी बड़े क्वेश्चन के अंदर डाल दिया. ठीक है. एक क्वेश्चन का एडजस्टमेंट चेंज करके किसी दूसरे क्वेश्चन में डाल दिया. अक्षय कुमार वाला सीन है, ऐसा करता रहता है ऐसे ही. ठीक है. तो दिस इज वेरी कॉमन. ठीक है. नेक्स्ट, यार ऐसे चीप माइंड ट्रिक्स, माइंड गेम्स खेलता है तुम्हारे साथ एग्जाम के अंदर. पता है बच्चे स्ट्रेस में हैं, एग्जाम में गलती कर देंगे, तो वैसे साइकोलॉजिकल गेम्स खेलता है. कैसे होती हैं? जैसे लेट्स से कंसोलिडेशन का क्वेश्चन है. ठीक है. तो जो बैलेंस शीट दे रखी होगी दोनों कंपनीज की, ऊपर जो बैलेंस दे रखा होगा वो जनरल रिजर्व्स का पहले दे रखा होगा, रिटेन अर्निंग्स का बाद में दे रखा होगा. अब नीचे जो एडजस्टमेंट देगा उसके अंदर पास्ट ईयर बैलेंस के अंदर वो ऑर्डर चेंज कर देगा, जनरल रिजर्व रिटेन अर्निंग का. ऊपर जो था उसका उल्टा ऑर्डर डाल देगा. अब अगर बच्चे ने हल्की सी यहाँ पे गलती कर दी स्ट्रेस के अंदर, तो वो एडजस्टमेंट गलत हो जाएगा एंड उसके नंबर कट जाएंगे क्यूमुलेटिवली. तो ऐसे चीप ट्रिक्स ऐसा यूज़ करता है. ठीक है. दूसरा दोस्त, ऐसे ही एम्बिग्यूटी क्वेश्चंस के अंदर छोड़ देता है. वो पर्पसली करता है, इन पर यहाँ गलती से हो जाता है यार, वो पता नहीं, बट बच्चे के लिए डिफिकल्ट हो जाता है जब इतनी एम्बिग्यूटी रहती है क्वेश्चंस के अंदर. एंड FR AFM दोनों के अंदर सेम चीज़ होती है, एम्बिग्यूटी रहती है. ठीक है. एंड दिस इज ऑल्सो वेरी कॉमन. ठीक है. अब नवंबर 23 में ये चीज़ हुई थी, पहले भी हो चुकी है कि कुछ ऐसे क्वेश्चन ICAI ने डाले हैं जो न्यू कोर्स के अंदर, जो हमारा स्टडी मैट है उसके अंदर उनके बारे में बात भी नहीं करी गई है. ओल्ड कोर्स के अंदर बात करी जाती थी. ओल्ड कोर्स जब AS रेजिम था उनके अंदर इनके एडजस्टमेंट रहते थे, बात करी जाती थी. उनके कुछ एडजस्टमेंट निकाल के अभी वाले नए कोर्स के अंदर क्वेश्चंस के अंदर ICAI डाल देता है NDAs के अंदर. ये रेयर है,
इतना कॉमनली नहीं होता, बट ये होता है। जो जैसे नवंबर 23 के अंदर बोनस का एडजस्टमेंट था कंसोलिडेशन के अंदर, एंड जो स्टडी मैट में तो कहीं पे भी नहीं है, ओल्ड कोर्स में था तो डाल दिया। सिमिलरली पॉलिसी वाले क्वेश्चन के अंदर, जो अकाउंटिंग पॉलिसी वाले क्वेश्चन के अंदर भी एक ऐसा एडजस्टमेंट डाल देता जो पहले का था। ठीक है, ये रेयर है। वील डिस्कस कि इन सबको टैकल कैसे करना है, वील डिस्कस, बट अभी अपन डिस्कस कर लेते हैं कि टेक्निक्स का यूज़ करता है इसे। देन कंप्लीटली न्यू क्वेश्चंस ऑल टुगेदर। अब ये भी बहुत रेयर है कि एकदम ही नया क्वेश्चन आ गया, पूरा का पूरा नया क्वेश्चन आ गया, बहुत रेयर है, बट हुआ है। आई एम जस्ट टेलिंग यू। नवंबर 18 के अंदर ऐसा हुआ था कि क्रॉस चेन होल्डिंग, अभी तो हमारे बुक में है, बट उस टाइम पे नवंबर 18 में चेन होल्डिंग बुक में नहीं हुआ था, नहीं था नवंबर 18 के लिए। ऐसे इन्हें फिर भी क्वेश्चन पूछ लिया चेन होल्डिंग का, एंड उसके बाद से वो स्टडी मैट के अंदर रेगुलरली वो क्वेश्चन है, बट उस अटेम्प्ट वाले बच्चों के लिए नहीं था वो। अभी डिस्कस कर लेते हैं कि इनको हमें टैकल कैसे करना है इन सारी चीज़ों को। दोस्त देख, जो पहली 3 चीज़ें हैं दोस्त, इसके लिए तो हम प्रिपेयर कर सकते हैं, हमें इसमें कोई डाउट इशू नहीं होगा। अगर हम कंसेप्चुअली पढ़ेंगे, जो अप्रोच में सजेस्ट करो, अगर हम फॉलो करते हुए चलेंगे, वी विल बी इन अ पोजीशन टू टैकल दीज थिंग्स, राइट। दिस शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम फॉर अस। जो एडजस्टमेंट फ्रॉम ओल्ड कोर्स है, अब यार इसके लिए देख, अगर हम इसके लिए प्रिपेयर करने गए तो दोस्त फिर तो कहीं एंड ही नहीं है, मतलब फिर तो हम सारे ओल्ड कोर्स की बुक खोलते बैठ जाएंगे। ठीक है, तो व्हाट वी हैव टू टेक, इट इज़ प्रैक्टिकल फॉर अस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू टेक अ कट ऑफ हियर कि कितना करूँ मैं प्रिपेयर। तो दोस्त देख, अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो यू कैन लेट इट बी, इसके बारे में जितना चिंता मत करो। ठीक है, मेजरली जो क्वेश्चन आएंगे यहीं से आएंगे, तुम इसके लिए प्रिपरेशन कर लो। बट इफ़ यू स्टिल हैव टाइम एंड यू वांट टू प्रिपेयर फॉर इट, कि मुझे इतना हाई स्कोर चाहिए कि मैं इसके लिए प्रिपेयर करूँ, तो दोस्त टेक अ कट ऑफ। जितना तुम रीजनेबल एफर्ट से प्रिपरेशन कर सकते हो उतना कर लो, बाकी रहने दो। फॉर एग्जाम्पल, रीजनेबल एफर्ट से मैंने मतलब क्या है दोस्त, देख जैसे बोनस का एडजस्टमेंट आया था नवंबर 23 के अंदर कंसोलिडेशन के अंदर। ठीक है, अब यार देख, बोनस का एडजस्टमेंट इंटर में भी हमारे एग्जिस्ट करता था कंसोलिडेशन के क्वेश्चन के अंदर, हम तब भी प्रिपेयर करते थे। एंड जब मैंने क्लास ली थी एफआर की, तो मेरे टीचर ने कवर कराया था बोनस का एडजस्टमेंट कंसोलिडेशन पढ़ाते टाइम, और भी बहुत सारी चीज़ें डेप्थ में कवर कराई थी मेरे टीचर ने। बोनस इंटर में पढ़ा है, इतना डिफिकल्ट एडजस्टमेंट भी नहीं है, बोनस का सिंपल सा एडजस्टमेंट होता है, तो उतना तो मैंने कवर कर लिया था। मैंने खुद के अटेम्प्ट के लिए भी बोनस कवर किया था, जबकि बुक में कहीं पे भी नहीं है। ठीक है, लेकिन ऐसे और भी कई एडजस्टमेंट्स थे जो इंटर में नहीं थे, मेरे सर ने कराए थे, लेकिन एडजस्टमेंट डिफिकल्ट, उनमें एफर्ट ज़्यादा लग रहा था कवर करने के लिए, तो मैंने उनको सिर्फ एक दो बार पढ़ लिया था। उसके बाद के रिविजन्स के अंदर मैंने कभी उनको छुआ भी नहीं, मैंने छोड़ दिया था। तो मेरा रीजनेबल एफर्ट यही था कि बोनस कर लूँ एंड बाकी चीज़ों को 1-2 बार पढ़ लेते फिर छोड़ देंगे। ठीक है, तुम्हारे रीजनेबल एफर्ट वेरी कर सकता है, जितना तुम्हारे पास टाइम अलाउ करता है, जितना तुम रीजनेबल एफर्ट दे सकते हो उतना दो, बाकी ज़्यादा फिक्र मत करो इनकी, क्योंकि ये रेयर केसेस ही हैं यार। ठीक है, अगर तुम्हारे लिए डिफिकल्ट है दूसरे के लिए भी डिफिकल्ट होगा। एंड सेम अप्लाइज फॉर न्यू क्वेश्चंस ऑल्सो। इनके बारे में तुम भाई कुछ मत करो, तुम बस स्टडी मैट के जो ऐसे को खुद का क्वेश्चन में आएंगे उसको कंसेप्चुअली कवर करने में ध्यान दो। इनके बारे में फिक्र अभी मत करो, क्योंकि तुम्हारे लिए डिफिकल्ट आएगा, सबके लिए डिफिकल्ट आएगा, सबके लिए नया आएगा। ठीक है, वी हैव टू टेक अ कट ऑफ। इसके बारे में इतनी फिक्र मत करो, डोंट वरी अबाउट इट, इसको अपन कुछ भी नहीं कर सकते, लेट इट बी। Thus, if you found this video valuable so far, and if you want more such videos to be shown in your feed, do consider liking the video and subscribing the channel. It also keeps me motivated to keep making more such videos for you guys. ठीक है दोस्त, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्त अब डिस्कस कर लेते हैं कि what are the things that I believe are most crucial to gain a high score in FR paper. बेसिकली तुम्हारे हथियार क्या होने चाहिए एग्जाम के अंदर। दोस्त देख, इसके अंदर भी 2 चीज़ें डिस्कस करेंगे। पहला तो वो चीज़ें जो एग्जाम्स के अंदर रेलिवेंट होगी, अभी उन पर ज़्यादा फोकस नहीं करने का है। देन वो चीज़ें जो प्रिपरेशन के टाइम पे, अभी प्रिपरेशन के टाइम पे हमारे लिए बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्स के अंदर क्या चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी दोस्त, एक ग्रेजुअल टाइम मैनेजमेंट अलॉन्ग विद अ फोकस ऑन एक्यूरेसी, इन दोनों के बीच का हमें बैलेंस बना के चलना पड़ेगा, क्योंकि पेपर लेंदी है एंड इसलिए टाइम मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंट है। एंड एक्यूरेसी नहीं मेंटेन करेंगे तो मार्क्स कट जाएंगे। एंड सेकेंडली दोस्त, हमें काम माइंड बना कर रखना पड़ेगा। आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट, हम लोग स्ट्रेस में होते हैं, पेपर के अंदर एंशियस रहते हैं, एंड इट्स ऑलमोस्ट वेरी इंपॉसिबल टू बी काम, बट दोस्त थोड़ा सा हम कोशिश करेंगे काम रहने की, तो वील बी एबल टू टैकल ICAE साइकोलॉजिकल गेम्स। ये दोनों चीज़ें कैसे करनी है, कैसे हम इनको एंश्योर कर सकते हैं, दैट वील कवर इट सेपरेटली इन अ फ्यूचर वीडियो। अभी वील फोकस ऑन द टॉपिक्स विच वी हैव टू टेक केयर ऑफ ड्यूरिंग द प्रिपरेशन इटसेल्फ। ठीक है, विच इज़ कवरेज। अब दोस्त देख, जैसे कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं तुम्हें पता है जिनका फॉर श्योर क्वेश्चन आना ही है, लाइक बिजनेस कॉम्बिनेशन, कंसोलिडेशन, लाइक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, इंड AS 115 रेवेन्यू वाला। ठीक है, इनके श्योर क्वेश्चन आते ही हैं, तो इनको तो हम वैसे भी नहीं छोड़ सकते। उसके अलावा दोस्त ICAE ने क्या कर रखा है ना, कुछ जो काफ़ी इंड AS हैं उनकी एक कॉमन वेटेज दे रखा है, उनको एक बकेट के अंदर डाल के ICAE ने एक कॉमन वेटेज दे रखा है उसके खुद के ऑफिशियल वेटेज के अंदर। जैसे असेट्स वाला जितना भी पूरा मॉड्यूल है, जितने भी सारे इंड AS हैं, उनको ICAE ने एक कॉमन क्यूमुलेटिव 15 से 25 मार्क्स असाइन कर रखे हैं ऑफिशियल वेटेज के अंदर। अब दोस्त इसके अंदर क्या होगा ना यार, कि ICAE का ऐसा कुछ सेट पैटर्न नहीं है
कि इन सेट्स के अंदर मैं 16 में से पूछूंगा, 116 में से मैं हमेशा 10 नंबर का पूछूंगा, ऐसा कुछ भी सेट नहीं है, काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल है। एंड इसके अंदर रिस्क ये भी रहती है कि दोस्त सोच ले, अगर मैंने 5 इंडेस इन 7 इंडेस की बकेट्स में, असेट्स के बकेट में से 5 इंडेस कर लिए, 2 छोड़ दिए, तो ऐसा कुछ श्योर ही नहीं है कि यार वो 5 में से ही क्वेश्चन आएगा, हो सकता है वो 2 में से क्वेश्चन आ जाए सारे के सारे, ठीक है। तो अगर हम 2 इंडेस छोड़ते हैं इस बकेट में से तो कुछ फायदा नहीं है, हमें नुकसान हो जाएगा, उल्टा रिस्क रहेगा बहुत ज़्यादा। 5 कर लिए, बाकी 2 में से 20 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया तो सेंस ही नहीं बना ना हमारे 5 इंडेस कवर करने का। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू सजेस्ट इसकी ऐसे जो ब्रॉड बकेट्स हैं जिनके अंदर ऐसे ने ब्रॉड बहुत अच्छा खासा वेटेज दे रखा है, जैसे एसेट्स के अंदर 15 से 25 मार्क्स असाइन कर रखे हैं, 20 से 25 मार्क्स असाइन कर रखे हैं, तो वो बकेट के सारे इंडेस तुम पूरे कवर करो। तुम्हें जो अगर इंडेस कोई छोड़ना है तो वो इंडेस छोड़ो जिसको आईसीए ने काफ़ी कम मार्क्स असाइन कर रखे हैं, काफ़ी छोटे बकेट्स के अंदर असाइन कर रखे हैं, ठीक है। तो एटलीस्ट तुम्हें पता हो कि तुम अगर ये छोड़ रहे हो तो 5-10 मार्क्स का नुकसान है, ऐसा कुछ रिस्क नहीं है, ठीक है। इतनी बड़ी रिस्क नहीं, हमें नहीं कि इतनी ब्रॉड बकेट में से हमने 1-2 इंडेस छोड़ दिए और उन्हीं में से क्वेश्चन आ गए तो दोस्त फिर सेंस ही नहीं बनेगा बाकी 5 भी कवर करने का, ठीक है। नेक्स्ट दोस्त कंसेप्चुअल क्लैरिटी। अब दोस्त ये चौथा, पांचवा, छठा, सातवां जो चीज़ें हैं ये सारी एएफएम से ओवरलैप करती क्योंकि ऑफकोर्स दोनों न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स हैं, काफ़ी सिमिलैरिटीज़ होंगी। तो इन 4 चीज़ों को मैं इतना डेप्थ में एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। आई वुड सजेस्ट यू टू चेक आउट दी AFM video for understanding them in depth because I want to focus things which are specifically relevant for FR in this video, वरना ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो शॉर्ट में बता देता हूँ कि दोस्त कंसेप्चुअल क्लैरिटी हमें मेंटेन करनी पड़ेगी बिकॉज आई टोल्ड यू कि ऐसे कैसे एडजस्टमेंट्स को मिक्स कर देता है यहाँ से वहाँ से, तो वी हैव टू अंडरस्टैंड द लॉजिक एंड रीजन रैशनल फॉर ऑल द एडजस्टमेंट्स दैट आर देयर, ठीक है। सेकेंडली दोस्त रिटन प्रैक्टिस, 5th पॉइंट रिटन प्रैक्टिस। अब दोस्त देख रिटन प्रैक्टिस का क्या सीन है कि यार जो बड़े क्वेश्चन रहते हैं इसमें बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, अगर हम उनमें रिटन प्रैक्टिस नहीं करें ना तो यार क्या होगा कि हमें आता सब कुछ होगा बट क्वेश्चन आएगा ना तो हमें सब समझ में आएगा कि कैसे करना है, बट लिखते टाइम हाथ नहीं चलेगा, ये समझेगा नहीं कि कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या चीज़ पहले लिखूँ क्या चीज़ बाद में लिखूँ, स्ट्रैटेजी नहीं बन पाएगी माइंड में। तो ऐसे बड़े क्वेश्चन को रिटन प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट होती है, छोटे क्वेश्चन को तुम कैलकुलेटर पर निपटा सकते हो, ठीक है। दूसरा दोस्त 2 मॉक हमें लिखने पड़ेंगे अगेन फॉर द सेम थिंग, एटलीस्ट हमारी राइटिंग प्रैक्टिस हो, हमारी एग्जाम की स्ट्रैटेजी बन सके FR के लिए, ठीक है। तो 2 मॉक्स इंपॉर्टेंट है। एंड देन 3 रिविजन हमें एटलीस्ट टारगेट करने पड़ेंगे क्योंकि दोस्त बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, ब्रॉड सब्जेक्ट है, ग्रुप 3 लोग ऐसे ही नहीं बोलते, तो 3 रिविजन हमें टारगेट करने हैं सब्जेक्ट के लिए, ठीक है दोस्त। आगे बढ़ते हैं दोस्त, अभी तुम्हारा डिटेल्ड 3 रिविजन प्लान क्या रहना चाहिए वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट रिविजन में हमें क्या करना चाहिए दोस्त, इसके अंदर हम क्या टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। पहला कवरेज कैसा रहना चाहिए हमारा, सेकंड डेप्थ ऑफ स्टडी, थर्ड कितने सारे क्वेश्चंस कैसे टैकल करना है इंक्लूडिंग थ्योरी एंड क्वेश्चंस के अंदर थ्योरी भी रहती है उनको कैसे करना है, MCQ प्रिपरेशन क्या क्या कैसे करनी है, आंसर का स्ट्रक्चर कैसा रहता है, मॉक टेस्ट का हमें क्या करना है, ठीक है दोस्त। देख अब सबसे पहले कवरेज के ऊपर आते हैं दोस्त। देख इट वुड बी वेरी ग्रेट कि अगर तुम फर्स्ट रिविजन के अंदर 100% अपना कोर्स कवर कर पाओ तो दैट विल बी द बेस्ट थिंग, ठीक है। बट आई एम श्योर 100% कवरेज इज़ वेरी डिफिकल्ट इन द वेरी फर्स्ट रिविजन क्योंकि कोर्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है। सो व्हाट आई सजेस्ट इज कि तुम फर्स्ट रिविजन के अंदर उन चैप्टर्स को छोड़ सकते हो जिनके अंदर 3 रिविजन की नीड मे बी नहीं होगी। कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं दोस्त, जैसे डिविजन 2, ठीक है, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, 113-101, एथिक्स एंड वो जो भी तुम्हारा IT वाला आया है एक्सेट्रा। इन चैप्टर्स के अंदर तुम्हें पता है कि यार इनमें 3 रिविजन्स की नीड नहीं है, ठीक है। तुम्हारे लिए और भी ऐसे चैप्टर्स हो सकते हैं जिनमें 3 रिविजन्स की नीड नहीं हो, मुझे तो ये चैप्टर्स लगते थे तो मैंने इनको स्टार्टिंग में फर्स्ट रिविजन में कवर नहीं किया था, धीरे धीरे सेकंड रिविजन में, थर्ड रिविजन में किसी को एग्जाम के पास में भी मैंने कवर किया है ताकि चल मेरे ये चैप्टर्स कवर हो जाए, ठीक है। दूसरा दोस्त डिस्क्लोजर्स को काफ़ी सिलेक्टिवली कवर करना क्योंकि तुम्हें पता है कितने सारे डिस्क्लोजर्स दे रखे हैं, हर चैप्टर के अंदर सारे डिस्क्लोजर्स हैं, काफ़ी सिलेक्टिवली कवर करना, 100% कवरेज डिस्क्लोजर्स की पॉसिबल नहीं है, ठीक है। यू वुड गेट टू नो कि किन में से फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस आ रहे हैं, देखो क्वेश्चंस देखो कौन सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आते हैं, उनको कवर कर लो, बाकियों को यू कैन लेट इट बी, ठीक है। दूसरा दोस्त हमारी डेप्थ एंड अप्रोच ऑफ स्टडी क्या होनी चाहिए दोस्त। देख जैसा मैंने पहले बताया कंसेप्चुअल क्लैरिटी इज़ इंपॉर्टेंट इन दिस पेपर क्योंकि पेपर के एडजस्टमेंट्स मिक्स होके आ जाते हैं, तो दोस्त you have to understand the logic rationale behind all the adjustments steps that you are applying other than memorizing them। जितना तुम logic adjustments का entries का rational समझते चलोगे it will be very helpful for you in your exam, ठीक है। एंड दोस्त सेकेंडली ये चीज़ तुम्हें IBS के अंदर भी हेल्प करेगी अगर तुम चैप्टर्स को इंटरलिंक करते हुए समझते चलोगे तो तुम अगर बाकी जो सब्जेक्ट तुम्हारे हैं उनसे उनको रिलेट करते हुए चलोगे तो IBS के अंदर भी काफ़ी हेल्प हो जाएगी तुम्हें, ठीक है।
नेक्स्ट दोस्त डिस्कस करते हैं कि इतने सारे क्वेश्चन हमें कैसे हैंडल करना चाहिए, ठीक है, इंक्लूडिंग थ्योरी। दोस्त देख, इनको अपन 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला तो तुम्हारे जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस रहते हैं, इलस्ट्रेशन रहती है, एग्जाम्पल प्रैक्टिस क्वेश्चन जो भी है। दोस्त पहले ही बताया, रिटर्न प्रैक्टिस के अंदर मैंने बताया था जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनके अंदर में रिटर्न प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। आई डिस्कस कि कौन से ऐसे लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं जिनमें बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चंस फाइंड टू सॉल्व ऑन कैलकुलेटर, ठीक है। अब जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं, जो इलस्ट्रेशन एग्जाम्पल पास्ट प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, उनको सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हमें करने हैं, चाहे शॉर्ट हो तो कैलकुलेटर पे, लॉन्ग हो तो रिटर्न प्रैक्टिस, बट सारे हमें कवर करने हैं, हमें छोड़ने नहीं है क्वेश्चंस, ठीक है। सिलेक्टिवली हम थ्योरी के अंदर जाएंगे, वी विल डिस्कस कैसे, ठीक है। अब जो थ्योरी के जो क्वेश्चंस हैं, इलस्ट्रेशन एग्जाम्पल प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, उनके अंदर दोस्त देख प्राइमरीली थ्योरी इलस्ट्रेशन किन के अंदर हैं, वो हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, कंसोल, बीसी, बिजनेस कॉम्बिनेशन, 115, 116, इनके अंदर हमारे प्राइमरीली थ्योरी क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। थ्योरी इलस्ट्रेशंस भी काफ़ी सारी हैं इनके अंदर। अब दोस्त इनके अंदर मैं एक डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस बता देता हूँ कि इनके अंदर क्या क्या रेलेवेंस है थ्योरी की, डिक्रीजिंग ऑर्डर है। तो दोस्त देख 115 सबसे पहले, इसमें थ्योरी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से प्राइमरीली थ्योरी इलस्ट्रेशंस आ जाते हैं। और ये थ्योरी ऐसा नहीं है कि याद करने वाली, ये एप्लीकेशन टेस्टिंग थ्योरी है, एप्लीकेशन बेस्ड थ्योरी है। तो ये तो हमें सारे कवर करने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि काफ़ी फ्रीक्वेंटली इनमें से ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। देन दोस्त फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट 116 एंड पीसी बिजनेस कॉम्बिनेशन, इसको मैं नेक्स्ट रखूंगा। इनके अंदर जो थ्योरी इलस्ट्रेशंस हैं, जो क्वेश्चंस हैं, वो रेलिवेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट्स हैं। इनकी अंडरस्टैंडिंग हमें हेल्प करेंगे कंसेप्ट्स अंडरस्टैंड करने में, विच विल देन हेल्प अस इन सॉल्विंग द मेन क्वेश्चंस जो मेजरली एग्जाम में आते हैं, ठीक है। एट टाइम्स इनमें से डायरेक्टली ये थ्योरी क्वेश्चंस भी आ जाते हैं एग्जाम्स के अंदर, एट टाइम्स होता है, बट मेजरली दे आर रेलेवेंट फॉर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। तो इनके लिए हम क्या करेंगे कि यार एक बार हमने कवर कर लिया, एक बार हमने पढ़ के रख लिया, अगर टाइम हमारे पास है तो सेकंड या थर्ड डिवीजन से मे भी हम इनको कवर ना करें, बट एक बार के लिए हम इनको कवर करेंगे ताकि हमारी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग हो। एंड अगर क्वेश्चन आता भी है तो वी आर वेल पोजिशन टू टैकल देम, ठीक है। सेकंड थर्ड में तुम छोड़ सकते हो, फर्स्ट में अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो यू कैन डी प्रायोरिटाइज देम, बट दैट्स योर कॉल, ठीक है। लास्टली दोस्त कंसोल। अब कंसोल के अंदर देख जो यूनिट 1, 2, 3, 8 है, ये प्लेन बहुत सारी इतनी डेप्थ में जाकर थ्योरी दे रखी है विच इज़ ऑल्सो नॉट रेलिवेंट फॉर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस एज वेल, ठीक है। तो टाइम हो तो देख लेना, वरना फिर यू कैन लेट इट बी, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं कि जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के अंदर बहुत सारी थ्योरी लिखी होती है, ऐसे ही तो भर भर के लिखता है, क्योंकि उसके लिए तो क्या है, उसको तो कंट्रोल भी करना है इंडेस में से, ठीक है। हम कैसे प्रिपरेशन करते हुए चलेंगे वो अपन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अब दोस्त देखेगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, बेसिक जैसे बिजनेस कॉम्बिनेशन का तुम एक क्वेश्चन देखोगे, उसके अंदर ऑलमोस्ट 1.5 पेज की थ्योरी लिखी हुई है, ऐसे ही 1.5 पेज की थ्योरी, नॉट प्रैक्टिकल फॉर अस टू राइट। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, दोस्त देख तुम क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट समझो कि क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। अगर ऐसी टर्मिनोलॉजी यूज़ हो रही है, प्रिपेयर जर्नल एंट्री लेजर, कैलकुलेट दिस अमाउंट, अगर ऐसी टर्मिनोलॉजी यूज़ हो रही है तो हमें ज़्यादा थ्योरी लिखने की कुछ भी नीड नहीं है, हमें सिर्फ कैलकुलेशन करनी है, उसकी प्योरली मार्क्स है। बट टू बी ऑन अ सेफ साइड, जस्ट टू बी ऑन अ सेफ साइड, हमें सिर्फ 1-2 लाइन का हमें लिखना है कि हमें एडजस्टमेंट क्यों कर रहे हैं, सिर्फ 1-2 लाइन का लिख के छोड़ दो, दैट्स वेल पोजिशन फॉर यू, ठीक है। अगर लैंग्वेज आती है एनालाइज, एडवाइज, सजेस्ट, रिकमेंड, इवैल्यूएट एटसेट्रा, ये सब चीज़ें, तो इसके अंदर ऐसे एक्सपेक्ट करता है कि तुमसे थोड़ा सा रीजनिंग मांगे कि तुम ये चीज़ क्यों कर रहे हो, तो उसके अंदर तुम 3-4 लाइन लिख देना, एक्सप्लेनेशन कर देना कि तुम्हें एज एडजस्टमेंट क्यों कर रहे हो, दैट्स इट। 3-4 लाइनें लिखनी है, ज़्यादा नहीं लिखनी, ऐसे ही ना तो पेज भर रखें, तुम अपनी शॉर्ट सी लैंग्वेज में, प्यारी सी लैंग्वेज के अंदर हल्का से एक्सप्लेन कर देना 3-4 लाइन के अंदर, ज़्यादा तुम रटने में मत जाओ कि ऐसे ही इतने सारे लिख रखे हैं मैं क्या करूँ, ठीक है। दैट्स सॉर्टेड। अभी दोस्त डिस्कस कर लेते हैं कि एमसीक्यू प्रिपरेशन हमें कैसे करनी है। दोस्त दिस वाज सेम फॉर एएफएम एंड सेम इज फॉर एफआर एज वेल, कि तुम्हें एमसीक्यू के लिए कोई अलग से स्पेशल प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है। मोस्ट लाइकली जो तुम्हारे क्वेश्चन आएगा वो तुम्हारे जो डिस्क्रिप्टिव न्यूमेरिकल क्वेश्चन है ना, उन्हीं में से रीफ्रेम होकर एक एमसीक्यू बनने वाला है, कुछ भी स्पेशल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तुम बस आईसीआई का जो तुम्हारा बाकी पोर्शन का प्रिपरेशन है उसको बहुत अच्छे कंसेप्चुअली करते हुए चलो, यू विल बी वेल पोजिशन टू टैकल योर एमसीक्यूज एज वेल, ठीक है। अलग से तुम जो आईसीआई ने केस सिनेरियो डाल रखे हैं बीओएस के ऊपर, उतने से कवर कर लेना। पास्ट ईयर के जो अभी नवंबर 24 के शायद एमसीक्यूज रिलीज हो जाएंगे, उतने देख लेना, यू विल गेट एन आइडिया कि किस टाइप के क्वेश्चन आने हैं। बाकी अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो डोंट वरी मच अबाउट एमसीक्यूज, तुम्हारा बाकी तुम स्ट्रॉन्ग कर लो, यू आर गुड टू गो फॉर दिस एमसीक्यूज, ठीक है। अब दोस्त सब डिस्कस करते हैं कि नेक्स्ट रिविजन से हमें हमारा टाइम कैसे रिड्यूस करते हुए चलना है,
ठीक है। तो हर रिवीजन में हमारे नेक्स्ट रिवीजन के लिए हमें टाइम प्लान करते हुए चलना है कि टाइम कैसे रिड्यूस करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहला तो हम क्वेश्चंस मार्क करते हुए चलेंगे। कौन से क्वेश्चंस मार्क करने हैं वो डिस्कस कर लेते हैं कि यार देख, जो ईजी कॉन्सेप्ट्स थे, जो हमसे ईजीली बन गए पहली बारी में ही, ईजी कॉन्सेप्ट्स, उनके अंदर सारे क्वेश्चंस में से एक रेफरेंस क्वेश्चन मार्क करते हुए चलेंगे कि अच्छा ये मुझे अगली बार देखना है, बाकी छोड़ देंगे। उसके अलावा बाकी कोई ऐसा एडजस्टमेंट है जो डिफिकल्ट था या डिफरेंट था बाकी उसी इजी कॉन्सेप्ट्स के अंदर बाकी क्वेश्चन से, उस एडजस्टमेंट को मार्क कर लो, या वो पूरा क्वेश्चन एक बार के लिए मार्क कर लो, ये क्वेश्चन तो मार्क करते हुए चलो। ठीक है, वो क्वेश्चन जिनके अंदर तुमसे मिस्टेक हो गई थी पहली बार करने में, ठीक है, उनको तो तुम्हें देखना ही अगली बार। ठीक है, हो सके तो एक मिस्टेक कॉपी बनाते हुए चलो अपनी, या फिर उस क्वेश्चन के बुक के अंदर ही ऊपर या अपनी कॉपी में ऊपर लिख दो, टॉप में हाईलाइट कर लो कि ये मिस्टेक मुझसे हुई थी, ताकि तुम्हें ध्यान रहे अगली बार तुम्हें सेम मिस्टेक ना करो। तीसरा दोस्त, वो क्वेश्चन जिनके अंदर हमें रिटर्न प्रैक्टिस लगेगी। कौन से क्वेश्चन है, वही जो मैंने पहले डिस्कस करा था, जो लॉन्ग क्वेश्चंस रहते हैं जिनके अंदर हमें रिटर्न प्रैक्टिस करनी रहती है। वो तो तुम्हें हर बार लिख के प्रैक्टिस करना ही है, थोड़े थोड़े करके हर बार थोड़े थोड़े कम कर सकते हो, बट कोशिश करो कि इनको लिख के एटलीस्ट 2-3 बार तो तुम प्रैक्टिस करो, ताकि तभी जाके तुम्हें परफेक्शन आएगा इन क्वेश्चंस के अंदर, बड़े क्वेश्चंस जो रहते हैं। ठीक है, देन लास्टली दोस्त, वो क्वेश्चंस जिनको करे बगैर तुम उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को रिवाइज ही नहीं कर पाते। कंसोलिडेशन, बिजनेस कॉम्बिनेशन, तो फॉर श्योर ऐसे क्वेश्चंस हैं। हर इंसान के लिए ऐसे क्वेश्चंस अलग अलग हो सकते हैं कि यार ये क्वेश्चन समझने के बाद ही मेरे से कॉन्सेप्ट बनता है, वरना मैं कर नहीं पाता। तो उनको भी तुम मार्क करते हुए चलो। ठीक है, उसके अलावा दोस्त, थ्योरी क्वेश्चंस भी हमें मार्क करना है। ऐसा नहीं सिर्फ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को ही मत प्रायोरिटी देना। थ्योरी क्वेश्चंस के अंदर मैंने पहले बताया कि हमें एक बार देखने तो हैं, अगर तुम देख रहे हो तो इसके अंदर तुम काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट लिस्टिंग कर लो। उतनी भी तुम्हें मेजर शॉर्ट लिस्टिंग लग रही है, उतनी तुम शॉर्ट लिस्टिंग कर लो कि इतने क्वेश्चन है जो मैं अगली बार देखूंगा, बाकी मैं अवॉइड कर दूंगा। बट थ्योरी क्वेश्चंस के अंदर भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस तो होंगे ही जो तुम्हें लगता होगा कि हाँ यार ये एक क्वेश्चन तो था जो अच्छा था, तो उनको मार्क कर लेना। ठीक है, उसके अलावा दोस्त, जो भी तुम स्टडी मटेरियल, स्टडी रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हो, उनके अंदर भी कि अगली बार तुम्हें कौन सा पोर्शन पढ़ना है, किस पोर्शन पढ़ने से तुम्हें कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पूरी आ जाती है, उसको मार्क कर लो, वही पढ़ना अगली, और बाकी पोर्शन को छोड़ देना। ठीक है, एंड ऐसा ही सजेस्टेड कि जो भी आपकी क्रिटिकल मिस्टेक्स हैं उनको आप बुक में या फिर अपनी कॉपी में एक मिस्टेक कॉपी में बनाते हुए चलो। दैट विल हेल्प यू अ लॉट इन योर एग्जाम्स। छठा दोस्त, मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट का हमें क्या करना है दोस्त, हमें 2 मॉक टेस्ट देना है। ठीक है, अब या तो तुम फर्स्ट और सेकंड रिवीजन के बाद दे सकते हो, या फिर तुम सेकंड और थर्ड रिवीजन के बाद में मॉक टेस्ट दे सकते हो, विच एवर वर्क्स बेटर फॉर यू। कुछ स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि थर्ड रिवीजन को एग्जाम के रिवीजन के से क्लब कर लेते हैं, वो दोनों साथ में करते हैं। तो अगर ऐसा आप करने वाले हो, इफ दिस इज योर प्लान, तो कोशिश करो कि तुम मॉक टेस्ट फर्स्ट और सेकंड रिवीजन में ही दे दो, ताकि एग्जाम में तुम्हें तुम्हारे मॉक टेस्ट की परफॉर्मेंस का स्ट्रेस नहीं रहे। ठीक है, ठीक है दोस्त, अब डिस्कस करते हैं कि सेकंड एंड थर्ड डिवीजन में हमें क्या करना चाहिए। दोस्त देख, सेम अप्रोच जो हमने अभी यहाँ पे डिस्कस करी थी फर्स्ट डिवीजन के लिए, सेम वही फॉलो करनी है सेकंड एंड थर्ड डिवीजन के अंदर भी। एडिशनल क्या करना है, जो भी हमने लेफ्ट आउट चैप्टर्स थे, जो भी ऊपर डिस्कस करे थे, जिनके अंदर मे भी 3 डिवीजन की नीड नहीं हो, जो तुम्हारे लिए अलग हो सकते हैं, मेरे लिए अलग हो सकते हैं, उनको जिनको भी तुमने छोड़ा था, उनको धीरे धीरे करते हुए कोशिश करते हुए चलो कवर करने की। सेकंड डिवीजन में कवर कर सकते हो, जिनको लगे कि 2 करने रिवीजन, थर्ड में कर सकते हो कुछ चैप्टर्स को। ठीक है दोस्त, दैट वाज अबाउट इट। सो गाइस, देयर इज़ एन अनाउंसमेंट कि जितने भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप के मेंबर्स हैं या जो भी अभी जुड़ेंगे टेलीग्राम ग्रुप से, वी रियलाइज्ड कि यार जो भी ये स्टडी लीव का पीरियड है, जिसमें तुम काफ़ी स्ट्रेसफुल रहता है, काफ़ी अकेला अकेला सा लगता है, हमें काफ़ी चैलेंजेस भी फेस होते हैं, जो हम चाहते हैं कि हम किसी से पूछ सकें। ठीक है, जो हमें हेल्प करे उन क्वेश्चंस के रिगार्डिंग, प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग। सो व्हाट आई थॉट इज कि लेट्स हैव अ वीडियो मीट विद आवर टेलीग्राम ग्रुप मेंबर्स। ठीक है, द एजेंडा वुड बी कि first to discuss whatever challenges students are facing and provide them a solution that I think could help them. ठीक है, second, to have an interactive session so that आपको भी थोड़ा better लगे कि और भी लोग हैं जो आपके साथ हैं, आपके साथ पढ़ रहे हैं, that will help you bond well, that will de-stress yourself. ठीक है, that is the agenda of the video meet. When I am holding that, this would most likely be in the next week. जिस दिन ये वीडियो रिकॉर्ड अपलोड हो रहा है उसके नेक्स्ट वीक वील बी डूइंग दैट। द एग्जैक्ट डिटेल्स विल बी शेयर्ड इन द टेलीग्राम ग्रुप। ठीक है, सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन द वीडियो मीट, मेक श्योर यू ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप टू गेट द अपडेट्स व्हेन वी आर हैविंग इट। ठीक है, इवन द लिंक्स आई विल बी शेयरिंग इन द टेलीग्राम ग्रुप इटसेल्फ। ठीक है दोस्त, दैट वाज अबाउट इट। इफ यू फाउंड दिस वीडियो वैल्यूएबल, डू कंसिडर लाइकिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइबिंग द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। You can also join my Telegram group through the links given in the description. Thank you so much, dost. If you think I missed out on something, don't hesitate in reaching out to me directly. All the best, dost, and you're gonna rock in your exams. Stay motivated, stay healthy. Thank you so much.